क्वेश्चन नंबर 14 में आइए, क्या करना कि द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन ए रोड एंड द टायर ऑफ ए व्हीकल इज 4/3। क्वेश्चन कहता है कि फ्रिक्शन कोफिशिएंट का मान कितना है, 4/3 किसी व्हीकल के टायर और रोड के बीच, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम इंक्लाइन द रोड में है, किसी रोड में मैक्सिमम इंक्लाइन कितना होना चाहिए, इसका निकालना है। मैक्सिमम इंक्लाइन रोड में कितना होना चाहिए, रोड ये है रोड। फाइंड द मैक्सिमम इंक्लाइन द रोड में है so that once hard brakes are applied and the wheel starts skidding, the vehicle going down at a speed of 36 km per hour is stopped within 5 meter। कह रहा कि 36 किलोमीटर पर घंटा से डाउन की तरफ आता हुआ कोई जो मतलब कि ब्लॉक है, कितना हार्ड ब्रेक लगा दिया जाए, स्टॉप होंगे ही 5 मीटर में, कम से कम उसको 5 मीटर लगेगा। तो बताना है आपको मैक्सिमम इंक्लाइन, कितना इंक्लाइनेशन यहां होना चाहिए, आपको यही तो बताना है कितना इंक्लाइनेशन इसका होना चाहिए, ताकि 36 किलोमीटर पर आवर मतलब 10 मीटर पर सेकेंड। द व्हीकल गोइंग डाउन 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। और कितना हार्ड ब्रेक लगा दे, स्टॉप विद इन 5 मीटर, 5 मीटर के बाद जाकर के रुके। कितना हार्ड ब्रेक लगा दे, एकदम हार्ड ब्रेक लगा दे, चक्का स्लिप कर जाए, और घूमना बंद भी हो गया तो स्लिप कर जाए, और कम से कम 5 मीटर की दूरी के बाद ही रुकेगा। इसके लिए निकालना हमें चीटा का वैल्यू। चलिए देखिए, तो सवाल था कि हाँ 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और 5 मीटर के बाद ही कम से कम रुका। हम थीटा का मान जानना चाहते हैं कि कम से कम थीटा का मान कितना होना चाहिए, ताकि अगर 10 से चल रहा है अब ब्रेक लगा भी दे तो कम से कम 5 मीटर के बाद ही रुकेगा, ठीक। तो ये बात तो पक्का तय हुआ, इसको रुकना है और 5 मीटर के बाद ही रुकना है, ठीक। 5 मीटर के बाद ही रुकेगा, ये तो पक्का हुआ। देखते हैं कैसे कैसे इसको रोका। पहले हम ये निकाल लें कि इसका डीसी डायरेक्शन क्या है। आप चाहें तो क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त भी, लेकिन हम सोचेंगे पहले साइड से ही निकाल लें कि 10 का स्पीड से चल रहा था और 5 मीटर चलने के बाद इसको रुकना है। मतलब ये हुआ कि अगर हम निकालें कि v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as के जैसा, अगर ऐसा हम बात करें v स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2as के जैसा, ये भी है, एक बार लिख भी देते हैं। ठीक, और हमें धरलाभ क्या मान लें, पॉजिटिव, यहाँ हो जाएगा 0 स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर प्लस 2a, s का मान है 5। इस तरह से आप देखेंगे कि a का मान आ जाएगा -100/10 बराबर -10। चूंकि हम इधर पॉजिटिव मान के बनाए हैं, देखिए आप u का मान +10 रखे हैं, s का मान +5 रखे हैं, हम इधर प्लस मान के बनाए हैं, लेकिन a का मान क्या आया -10। इसका मतलब a पीछे काम कर रहा है, और आपको पता भी चलता होगा कि 10 से 0 हो रहा है, मतलब
मतलब ए कहाँ है, पीछे। ठीक है, ए का मान पीछे है। अब हो क्या रहा है, आपको सब बेसिक बात पता होगा कि नीचे लगता होगा mg, इधर लगता होगा mg cos थीटा, इधर होगा mg sin थीटा, इधर लग रहा होगा एक नॉर्मल, क्योंकि बॉडी में मोशन आगे है तो पीछे काम करता होगा फ्रिक्शन, इसे काम करता होगा। अब एक स्वाभाविक बात समझिए, चूंकि एक्सीलरेशन पीछे है, इसका मतलब एफ के बड़ा है mg sin थीटा से। अगर mg sin थीटा बड़ा होता एफ के से तो इसमें एक्सीलरेशन पॉजिटिव आता और इसका स्पीड बढ़ता, क्योंकि एक्सीलरेशन -10 मतलब पीछे है। इसका मतलब इधर वाले फोर्स और घटाई वाला फोर्स करने के बाद जो नेट फोर्स इधर आएगा उसके चलते एक्सीलरेशन 10 पीछे होगा। कहने का मतलब कि एफ के माइनस mg sin थीटा, रिजल्ट देखा जाए तो इधर पीछे कितना फोर्स लग रहा है, पीछे एफ के, अब आगे mg sin थीटा, तो रिजल्टेंट पीछे कितना लग रहा होगा, एफ के माइनस mg sin थीटा। और इसी फोर्स के चलते माने फोर्स बटा मास बराबर जो एक्सीलरेशन डेवलप होता होगा उसी का मान तो 10 है। तो एफ के और माइनस mg sin थीटा, इतना नेट फोर्स पीछे लग रहा है जिसके कारण से एक्सीलरेशन 10 पीछे काम करता हो। तो ये तो लिखे वो नेट फोर्स के चलते जो एक्सीलरेशन डेवलप हो रहा है, मतलब पीछे लगने वाला नेट फोर्स बाई मास बराबर एक्सीलरेशन 10। तो हमारा अब इसी को सॉल्व करना है और थीटा के मान तक जाना है। तो एफ के बराबर क्या होता है, बोले एफ के बराबर हो जाएगा कि म्यू एन, एफ के बराबर म्यू एन। और म्यू का मान क्वेश्चन में जहां तक पता है, म्यू का मान क्वेश्चन में पता है 4/3 था, लगता है 4/3, देख सकते हैं आप 4/3। एफ के बराबर म्यू और एन का मान mg cos थीटा माइनस mg sin थीटा, अब बटे हम बराबर 10, m तो खत्म और g10 कॉमन लेके 10 भी खत्म। इसका मतलब 4 cos थीटा बाई 3 और माइनस sin थीटा इज इक्वल टू 1। 4/3 cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू 1। हमें यहां से थीटा का मान चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं कि ठीक है 4 cos थीटा बाई 3 माइनस sin थीटा को हम अगर चाहें कि ले आए cos थीटा में, तो cos थीटा के रूप में द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो sin थीटा बराबर क्या लिख देते हैं, sin थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का वर्गमूल। sin थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का वर्गमूल। तो sin थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का वर्गमूल इज इक्वल टू 1। ये cos थीटा के द्विघात समीकरण में बैठ जाता है, या तो cos थीटा का मान रख देते 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं। और हमको लगता है कि पहले इसको एक बार सोल्व कर लेते हैं, कुछ ऐसा कर ले हमको लगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कि 4 cos थीटा और माइनस 3 sin थीटा लघुत्तम 3, यहाँ भी बराबर में 3। 4 cos थीटा को तोड़ दो, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा का वर्गमूल बराबर ऐसा लिखो कि 3 + 3 sin थीटा, और अब दोनों तरफ स्क्वायर कर लो। 16 इंटू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर a प्लस बी का जब होल स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a × 3 = 6 और 6 × 18। तो 16
-16 साइन स्क्वायर उधर चला जाएगा तो 16 × 25 और प्लस 18 साइन थीटा और प्लस 9 दिया जाएगा हम लोग का कि 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 18 साइन थीटा और 9 में घटेगा 16 तो -7 इक्वल टू 0। हम लोग पहुंच गए हैं 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 18 साइन थीटा -7 बराबर 0। ठीक, तो बैठे या ना बैठे ही साइन स्क्वायर थीटा प्लस 18 साइन थीटा -7 18 7 25 25 माइनस कर तो सकते हैं लगता है 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 25 साइन थीटा -7 साइन थीटा और -7 बराबर 0। तो 25 साइन थीटा कॉमन तो बचेगा साइन थीटा प्लस 1 और -7 कॉमन साइन थीटा प्लस 1 तो साइन थीटा प्लस 1 और एक 25 साइन थीटा -7 बराबर 0। तो इसे करने से तो गड़बड़ होगा क्योंकि इसे जब 0 करेंगे साइन थीटा प्लस 1 बराबर 0 तो आ जाएगा साइन थीटा और फिर -1 और ये चला जाएगा हम लोग का 270 डिग्री पर। लेकिन आना तो है 0 से 90 के बीच। यहाँ सोल्व करते हैं तो 25 साइन थीटा -7 बराबर 0 तो साइन थीटा बराबर 7/25। तो देखते हैं कि साइन कितना का मान 7/25 आता है। साइन कितना का मान आता है 7/25, मतलब हमें लिखना है साइन इनवर्स 7/25। सात बटा 25 कितना हो गया पहले 0.28। तो साइन कितना का मान आ जाएगा 0.28। लगभग जा रहा 16.26 और हमारा आंसर बता रहा है लगभग 16 डिग्री। ठीक है, हम लिख सकते हैं लगभग 16 डिग्री के आसपास। तो कैलकुलेशन जो भी हो थोड़ा एक बार इसको हम थोड़ा समराइज कर देते हैं थोड़ा सा कि कहानी क्या था, हमने क्या सॉल्व किया। कहानी क्या था कि पहले एक बार आप समझ लीजिए। कहानी था कि एक इंक्लाइन प्लेन है जिस पर कोई कार या कुछ चल रहा है और उसके रोड और टायर के बीच में फ्रिक्शन है म्यू बराबर 4/3, जो आपको दिखेगा म्यू बराबर 4/3। तो बताओ कि इसका कितना इंक्लाइनेशन होना चाहिए ताकि डाउन की तरफ अगर कोई 10 मीटर पर सेकेंड से मतलब 36 किलोमीटर पर आवर को बदल लेते 10 मीटर पर सेकेंड से आ रहा हो तो कितनों हार्ड वो ब्रेक लगाए, कम से कम 5 मीटर की दूरी के बाद ही रुकेगा। सवाल यही था। हम देखें कि 5 मीटर दूरी के बाद अगर रुकता है तो इससे कितना पीछे की तरफ एक्सीलरेशन पैदा कर रहा है। -10 माइनस बता रहा था कि पीछे काम कर रहा है, तो पीछे 10 काम कर रहा था एक्सीलरेशन। इसका मतलब पक्का है कि इविला फोर्स बड़ा है और इविला फोर्स छोटा है। तो इविला फोर्स घटाओ इविला फोर्स करेंगे तो नेट फोर्स आएगा इधर। उसी नेट फोर्स के चलते जो पीछे एक्सीलरेशन डेवलप हो रहा है उसका वैल्यू 10 है। तो पीछे लगने वाला नेट फोर्स बटे उसका मास तो निकल जाएगा पीछे लगने वाला नेट एक्सीलरेशन जिसका वैल्यू 10 है। फिर यहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट कर ली। एक्सीलरेशन का वैल्यू म्यू mg cos थीटा माइनस mg sin थीटा। इस तरह से आगे बढ़े हम लोग और फिर हम
यहाँ से थोड़ा क्या किया कि cos थीटा को चेंज कर लिया sin स्क्वायर थीटा में, ताकि क्वालिफिकेशन बैठ जाए। फिर तो sin थीटा को x की तरह अगर समझेंगे तो ज्यादा बेहतर पता चलेगा। आप मान नहीं सकते कि sin थीटा इक्वल टू x, x के द्विघात समीकरण के रूप में आ जाएगा, फिर x का मान निकल जाएगा, तो उसे मानेंगे sin थीटा, फिर sin थीटा से निकल जाएगा हमारा वैल्यू थीटा का। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्या है? The friction coefficient between an athlete shoes and the ground. मान लो कोई एक एथलेटिक्स है, ये जो एथलीट वाले इनका जो शू है, इसके सोर्स और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन काम करता है 0.90, लिखा हुआ है ऐसा। The friction coefficient between an athlete's shoe and the ground is 0.90. Suppose Superman wears these shoes. इस शूज को कौन पहन लिया है? एक सुपरमैन। ये जूता का क्वालिटी है, ये जूता और जमीन के बीच में घर्षण 0.90 है। ऐसे पहन लिया सुपरमैन, मतलब एक खूब मैक्सिमम पावर का आदमी जो जितना चाहे उतना स्पीड धर सकता है, जितना चाहे उतना स्पीड धर सकता है। वास्तव में हम ही बताते थे कि जब हम दौड़ते हैं या चलते हैं तो हम इस पैर को कहा है ना कि पीछे खींचना चाहते हैं। जब हम चलते हैं या दौड़ते हैं तो इस पैर को पीछे खींचना चाहते हैं, और इस पैर को पीछे खींचने के कारण फ्रिक्शन हमारा आगे लगता है। और फ्रिक्शन कितना लगेगा? बोले म्यू एन, और म्यू का मान कितना है? 0.9, और उन्हें एन का मान कितना होगा? mg। इतना फ्रिक्शन आगे लगता है। अगर इस फ्रिक्शन में मास से भागा दे दें तो आ जाएगा एक्सीलरेशन, तो आ जाएगा 0.9 गुना g बराबर 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब इतना फ्रिक्शन के कारण हम 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन धर सकते हैं। अब सोचो कि 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन धरने का मतलब हर एक सेकेंड आपका स्पीड 9 बढ़ेगा। हर सेकेंड, एक सेकेंड के बाद 9, एक सेकेंड के बाद फिर 18, फिर एक सेकेंड के बाद 27। क्योंकि सुपरमैन ही इस तरह का स्पीड धर सकता है, तब जितना ज्यादा समय तक चलेगा हर सेकेंड 9 मीटर पर सेकेंड से स्पीड बढ़ता ही जाएगा। सपोज सुपरमैन वियर्स दिस शूज एंड रेसेस फॉर 50 मीटर, 50 मीटर के रेस लगाता है, 50 मीटर। देयर इज नो अपर लिमिट ऑन हिज कैपेसिटी ऑफ रनिंग एट हाई स्पीड। कितना हाई स्पीड धरेगा इसका कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि सुपरमैन जितना स्पीड धर सके, इसको 10 सेकंड के लिए छोड़ देंगे तो 10 नमा 90 का स्पीड धर लेगा। तो फाइंड द मिनिमम टाइम दैट ही विल हैव टू टेक इन कंप्लीटिंग द 50 मीटर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो 50 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में से मिनिमम कितना समय लगेगा? कितना तुरंत से चलेगा? 9 से। देख लेते हैं। S बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, 50 दूनी 100, 100 बटे 9 का वर्गमूल 10 बटा 3, 3.33, 3.33 सेकेंड लगेगा इसको, मैंने 10 बटा 3 सेकेंड। सपोज ही टेक्स एग्जैक्टली दिस मिनिमम टाइम टू कंप्लीट द 50 मीटर, और ऐसा हुआ भी कि 3.33 सेकेंड में एग्जैक्टली 50 मीटर का रेस क्लियर कर लिया। व्हाट मिनिमम टाइम विल ही टेक टू स्टॉप? इसे रुकने में कितना समय लगेगा? अब बताओ, 0 से अभी तो स्पीड कुछ हाई हो गया होगा ना, मैक्सिमम स्पीड है। जब 50 मीटर पर पहुंचा होगा तो एकदम हाई स्पीड से पहुंचा होगा, फिर पहुंच भी गया। अब बताओ कि अगर हाई स्पीड से रुकना हो फिर से तो कितना टाइम लेगा? तो सेम टाइम लेगा, क्योंकि फिर रुकने के वक्त, चलने वक्त हम जूता को इस तरह से खींचते हैं ताकि फ्रिक्शन आगे लगे इस पर, आगे फ्रिक्शन चलने में मदद करता है। लेकिन रुकने वक्त जूता को हल्का हल्का ऐसे धक्का दिया जाता है, ऐसे, ताकि फ्रिक्शन पीछे लगे। तो फिर मैक्सिमम फ्रिक्शन उतना ही लगेगा, और फिर मैक्सिमम डिसीलरेशन 9 ही आएगा। तो जितना समय इसको स्पीड धरने में लगा है उतना ही समय इसको फिर स्पीड रोकने में लगेगा। सेम टाइम 10 बटा 3 सेकेंड।
आप ऐसे सोचिए कि आप किसी एक ब्लॉक को ऊपर से छोड़ते हैं और 3 सेकेंड में अपना स्पीड 30 कर लेता है। तो आप अभी तो पढ़ते हैं अगर 30 से फेंकेंगे तो फिर 3 सेकेंड में 0 कर लेगा, मतलब 0 से 30 करने में अगर 3 सेकेंड लगा है तो 30 से 0 होने में भी 3 ही सेकेंड लगता है, क्योंकि दोनों तरफ जी का वैल्यू सेम है। एक समय एक्सीलरेशन के केस में भी जी का वैल्यू सेम है और डिसेलरेशन के केस में भी जी का वैल्यू सेम है। ये तो मोशन अंडर ग्रेविटी में भी पढ़ते थे हम। अगर किसी ब्लॉक को ऊपर से छोड़ा जाए 3 सेकेंड के बाद ये स्पीड 30 धर लेगा, अगर 30 से फेंका जाए तो फिर 3 सेकेंड के बाद ये रुक जाएगा। वही बात है, जब एक्सीलरेशन यहाँ 9 का है तो डिसेलरेशन भी 9 का ही होगा उधर, और जब एक्सीलरेशन डिसेलरेशन का वैल्यू सेम है तो जितना समय इसको स्पीड जितना बढ़ाने में लगा उतना समय इसको स्पीड घटाने में लगेगा। और यहाँ तक कि सेम 50 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो अभी 85 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ही रुकेगा। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 50। नेक्स्ट आइए 16 नंबर सवाल में। कह रहा है कि कार इज गोइंग एट ए स्पीड ऑफ 21.6 किलोमीटर पर आवर। आप चाहें तो 21.6 को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक बार का 18, 19, 20, 21, 1.2 गुने 5, 12, 25, 60, 6 मीटर पर सेकेंड। फिर इट इनकाउंटर से 12.8 मीटर लॉन्ग स्लो long slope of angle 30. The friction coefficient between the road and the tire 1/2√3 लिखा हुआ। So that दिखाना है, तो आंसर नहीं आएगा। No matter how hard the driver applies the brake, अगर कोई मैटर नहीं ड्राइवर कैसे ब्रेक लगा ले हार्ड, the car will reach the bottom with a speed greater than 36 किलोमीटर पर आवर। ड्राइवर कितना भयानक ब्रेक लगा ले, 6 मीटर पर सेकेंड से यहाँ चला था, नीचे पहुंचते पहुंचते इसका स्पीड 10 हो ही जाएगा। 36 का मतलब 10। कितनों ब्रेक की हार्ड लगा ले ड्राइवर, हो ही जाना है। एक तो स्वाभाविक अगर आप देखें तो tan 30 का मान होता है 1/√3। ठीक है भाई, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 और म्यू का मान कितना है हाफ इंटू 1/√3। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 और म्यू का मान कितना है हाफ इंटू 1/√3। तो अगर आप बेसिक पढ़े होंगे थ्योरी एंगल ऑफ रिपोज, उसमें हम बताते थे अगर ये tan थीटा का वैल्यू म्यू के वैल्यू से ज्यादा है तो पक्का है कि ई चलेगा, और अगर ये tan थीटा का वैल्यू इस म्यू के वैल्यू से कम होता तो फिर गारंटी मानिए कि नहीं चलता, रेस्ट में रहता, इस पर इस इंक्लाइन प्लेन पर रेस्ट में रहता। ये एंगल ऑफ रिपोज पढ़ने वक्त हम लोग पढ़े थे और ये डाटा मिल भी रहा है। यहाँ पर है tan 30 1/√3, यहाँ पर है 1/√3 का आधा ही अभी म्यू, यानी म्यू कम है tan थीटा का वैल्यू ज्यादा है, मतलब ये चलेगा। और हमें प्रूफ करना है कि अगर ये चलेगा तो भाई वहां पहुंचेगा कितना से 10 के एक्सीलरेशन। ठीक है, देख लेते हैं। तो कैसे देखना है यहां देखते हैं। मान लो ये जो कार इधर जा रहा है, इसको इधर कौन ले जाता होगा, एक तो mg काम करता होगा यहाँ, चलो ठीक है, और mg का एक टुकड़ा होगा यहाँ mg साइन थीटा, एक टुकड़ा यहाँ होगा इसका mg कॉस थीटा, ये कौन रहा होगा 30 डिग्री, ये होगा हमारा नॉर्मल, और पीछे एक फ्रिक्शन काम करता होगा F = μn। तो देखते हैं कि आगे कितना एक्सेलरेशन इसको मिलता है। mg साइन थीटा माइनस μn बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। m और चलो अभी काटते नहीं हैं, लिखते हैं कि mg साइन थीटा माइनस म्यू n बराबर mg कॉस थीटा बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। अब m को काट लेते हैं,
तो एक्सेलरेशन बराबर आता था g इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ये तो आपको याद भी होगा। तो इस तरह से g का मान 10 साइन 30/2 माइनस म्यू का मान 1/2√3 और कॉस 30√3/2। इस तरह से √3 से √3 कटेगा, 1/2 में घटेगा 1/4 तो बचेगा 1/4। तो 10 गुने 1/4 बराबर 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से ही चलेगा, कितना हार्ड ब्रेक लगा दे। जब इतना एक्सीलरेशन से ही चलेगा तो ये निकाल लो कि 12.8 मीटर जाने के बाद इसका स्पीड क्या हो जाएगा। तो देखते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2, a का मान 2.5 और s का मान आया था अभी कितना दिया हुआ 12.8। तो 12.8। इस तरह से v स्क्वायर बराबर आएगा 36 प्लस 2.5 दूनी 5 और 5 यहाँ गुना कर लेंगे तो 8 × 40, बाकी बच गया 4 और 12 × 60 और 4 64, एक अंक के बाद दशमलव 64 36 100 और b का मान आ जाएगा 10। हो गया प्रूफ। कितना हार्ड ब्रेक लगा दो वो 10 से नीचे पहुंचेगा। तो ये था आपका क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 70। A car starts from rest on a ½ किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज। ठीक है भाई, एक लंबा ब्रिज लीजिए, ½ किलोमीटर मतलब 500 मीटर और कार स्टार्ट हुआ रेस्ट से। The coefficient of friction between the tire and the road is 1.0। आप एक बात पहले मन में बैठा ही लो कि किसी भी सरफेस का म्यू देखकर के आप ये पता लगा सकते हैं कि उस सरफेस पर मैक्सिमम एक्सीलरेशन या मैक्सिमम डिसीलरेशन कितना दिया जा सकता है। और आंसर याद रखें म्यू जी। फ्रिक्शन के कारण किसी भी बॉडी को मैक्सिमम एक्सीलरेशन और मैक्सिमम डिसीलरेशन कितना दिया जा सकता है म्यू जी। अगर फ्रिक्शन आगे काम करेगा बॉडी पर तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन म्यू जी दिया जा सकता है। अगर फ्रिक्शन वही फ्रिक्शन पीछे काम कर रहा है तो म्यू जी डिसीलरेशन के तौर पर काम करेगा। मतलब किसी भी रुखड़ा सतह का अगर म्यू आपको पता हो तो उस सरफेस पर आप कितना मतलब कि एक्सीलरेशन या डिसीलरेशन किसी को दे सकते हैं, प्रोवाइड करा सकते हैं मैक्सिमम म्यू जी। और हम बात कर रहे हैं सीधे हॉरिजॉन्टल सरफेस पर तो म्यू जी दे सकते हैं। इसका मतलब 1 गुने जी का मान 10। इसका मतलब मैक्सिमम त्वरण आप दे सकते हैं इसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको कार को इस रोड पर अगर कार में उस ढंग का पावर है तब। A car starts from rest on ½ kilometer long bridge. The coefficient of friction between the road tire and the road is 1, so that one cannot drive through the bridge in less than 10 seconds। कराए कि 10 सेकंड के पहले ही नहीं पहुंचेगा। 10 सेकंड के पहले ही मैंने कि ब्रिज को पार नहीं कर पाएगा। अब तो पता कर ली कि मैक्सिमम त्वरण हम कितना दे सकते हैं 10। तो देखते हैं इतना एक्सीलरेशन दे करके अगर ये 500 मीटर को पार कराना है तो कितना समय लगेगा। 500 बराबर ut प्लस हाफ a e स्क्वायर। तो 500 बटा 5 बराबर e स्क्वायर, p बराबर √100। 10 सेकेंड 10 सेकेंड लगेगा इस ब्रिज को पार करने में। उसके पहले चांस नहीं कि ब्रिज को पार कर जाए, क्योंकि मैक्सिमम एक्सीलरेशन अपने कार को म्यू जी ही दे सकता है। और ये बात आप याद ही कर ले तो ज्यादा अच्छा कि किसी भी कार को किसी रुखड़ा सतह पर मैक्सिमम एक्सीलरेशन या मैक्सिमम डिसीलरेशन म्यू जी दिया जा सकता है। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 70। नेक्स्ट